नमस्ते। स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। आज हम क्लास 10th का विषय व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है बैंक। आज हम बैंक क्या होता है, बैंक के कार्य क्या होते हैं, उसके जो विभिन्न प्रकार के बैंक हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि जो भी हम कमाते हैं उसका एक कुछ हिस्सा हम बचा कर रखते हैं, ताकि भविष्य की कोई भी समस्या आ जाए या जो भविष्य के खर्चे हैं उनको हम आसानी से पूरा कर लें। यानी कोई सभी व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी थोड़ी सी क्या रखते हैं, साइड में बचत रखते हैं। पहले के समय में लोग जो बचत थी वह अपने घर पे ही सुरक्षित रखते थे, लेकिन धीरे धीरे चोरी डकैती इनकी वजह से क्या हुआ, एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता महसूस हुई कि जहां पर वे अपनी बचतों को सुरक्षित रूप से जमा करा सकें। तो इसके लिए एक बैंकों की क्या की गई, स्थापना की गई। बैंक एक ऐसी संस्थान है जहां व्यक्ति अपनी बचत, जो कि भविष्य में उसके विभिन्न खर्चे होते हैं, उसके दैनिक खर्चे हैं, भविष्य के उसके जो सामाजिक खर्चे हैं, उन सबको करने के लिए अपनी आय का कुछ हिस्सा बचा के रखता है और उसे फिर बैंक में जमा करा देता है, और बैंक उस राशि पर उसे ब्याज देती है। और जब उसके खर्चे अधिक होते हैं, वह अपनी इनकम से, अपनी बचतों से उसको पूरा नहीं कर पाता, तो फिर वह बैंकों से ऋण लेकर अपने कार्यों को पूरा कर सकता है, और इसके बदले में उसे बैंक को ब्याज चुकाना पड़ता है। तो बैंक एक ऐसी संस्था है जहां व्यक्ति अपनी बचतों को जमा भी कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर बैंक से निकाल सकता है और बैंकों से ऋण भी ले सकता है। तो बैंक क्या है? बैंक एक वैध संस्था है, क्योंकि वैलिड तरीके से इनको स्थापित किया गया है पूरी कानूनी कार्रवाई के माध्यम से, जो कि साधारण जनता, जो आम जनता है और जो व्यावसायिक संगठन है, उनसे जमा राशि स्वीकार करते हैं और तथा मांग पर निकासी करते हैं। यानी जो सामान्य जनता है, जो आम जनता है, जिन जो अपनी छोटी मोटी बचतें हैं वह भी बैंक में जमा करा सकते हैं, और जो व्यावसायिक संगठन है वह भी अपनी बचतों को बैंक में जमा करते हैं, बैंक उन्हें स्वीकार करता है, और जब ये वापस इसकी मांग करते हैं तो उसको वह निकाल भी सकते हैं, और ब्याज का वह क्या करता है, बैंक इस पर भुगतान करता है। यानी जो राशि बैंक में जमा कराई गई है उस राशि पर बैंक विभिन्न दरों से क्या करता है, ब्याज का भुगतान करता है। बैंक जमाकर्ता को दो प्रकार के आश्वासन देता है। यानी मुख्य तौर पर बैंक द्वारा दो प्रकार के आश्वासन जो है, एक विश्वास जो है, एक जमाकर्ता को दिया जाता है कि वह क्या करेगा, जो भी राशि उसके द्वारा जमा की गई है उसकी सुरक्षा करेगा और आवश्यकता पड़ने पर इस जमा राशि को वापस देगा। यानी एक व्यक्ति इस विश्वास के साथ राशि बैंक में जमा करता है कि वहां पर उसकी राशि सुरक्षित है, और उस पर बैंक क्या करेगा, उसे निश्चित दर से ब्याज भी भुगतान करेगा, और आवश्यकता पड़ने पर वह उस राशि को निकाल भी सकता है। बैंक इसके लिए मना नहीं कर सकता। तो ये दो प्रकार के आश्वासन बैंक द्वारा अपने ग्राहक को दिए जाते हैं। बैंकों द्वारा किए जाने वाले कार्य बैंकिंग कार्य कहलाते हैं। यानी बैंक द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं, राशि जमा करना, निकालना, उधारी देना, ऋण देना, यानी और अन्य जो कार्य है जो बैंक द्वारा किए जा रहे हैं, उसे बैंकिंग कार्य कहा जाता है। बैंक से संबंधित कुछ कानून भी है जो हमारे देश में बैंकिंग क्रियाकलापों का नियमन करते हैं। यानी बैंक एक संस्था है जो कार्य करती है, लेकिन उसे कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के नियम कानून बनाए गए हैं, ताकि वह उसका पालन करे और सभी बैंक एक तरीके से एक मानक के रूप में उनकी अनुपालना करके अपना कार्य करे। तो इसके लिए क्या बनाए गए हैं, बैंकिंग क्रियाकलापों को रेगुलेट करने के लिए, उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कानून भी बनाए गए हैं। अब जो बैंक है और जो साहूकार है उसमें क्या अंतर होता है? यानी जब हम देखते हैं कि गांव में व्यक्ति, वहाँ के जो साहूकार है, सेठ है, जो वहाँ के उच्च वर्ग है, पैसे वाले जो लोग हैं, वह वहाँ के किसानों को, गरीब जो ग्रामीण है, उसे धन उपलब्ध कराते हैं। लेकिन वर्तमान में बैंक
एक संस्थान है जो सभी व्यक्तियों को या व्यावसायिक संगठनों को धन उपलब्ध कराता है। तो बैंक और साहूकार में अंतर क्या होता है? जो व्यक्ति के द्वारा जो धन दिया जा रहा है और एक संस्थान के द्वारा धन दिया जा रहा है, उसमें अंतर क्या होता है? तो सबसे पहला है अंतर अस्तित्व। तो बैंक एक व्यवस्थित संस्थान है, इसे वैलिड तरीके से स्थापित किया गया है और सभी कार्य इसमें व्यवस्थित रूप से होते हैं, जबकि साहूकार एक व्यक्ति होता है जो धन उपलब्ध कराता है। इसका कार्य क्या है? बैंक कार्य क्या करता है? जमा धन स्वीकार करना, यानी जो धन उसके पास आ रहा है उसे वह स्वीकार करता है, अपने पास जमा करता है और ऋण प्रदान करता है। ये कार्य बैंक के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन साहूकार जो है वह जमा धन को स्वीकार करने का कार्य नहीं करता है। वह अब उनका धन अपने पास सुरक्षित नहीं रखता है, बल्कि सिर्फ वह आवश्यकता पड़ने पर जो व्यक्ति है उसे ऋण उधार देता है, ऋण देता है। ग्राहक जनसाधारण और व्यापारिक समुदाय की आवश्यकता को पूरा करते हैं। जो बैंक होते हैं उसके ग्राहक जो आम जनता है, और जो व्यापारिक समुदाय है जिसको भी आवश्यकता है ऋण की, उसे वह धन की सुविधा उपलब्ध करवाता है। जबकि साहूकार किसानों को और जो गरीब लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जमानत के रूप में यह है शर्त तथा व्यक्तिगत जमानत। बैंक एक शर्त के साथ, गारंटी के साथ या कोई व्यक्तिगत जमानत है उसको अपने पास गिरवी रखता है। जबकि साहूकार जेवरात और भूमि है, किसानों की भूमि है, जेवरात है, जो उनके स्थायी जो संपत्तियां होती है उन्हें गिरवी रखता है। ऋण वसूली की प्रक्रिया, इसकी जो ऋण वसूली की प्रक्रिया है बैंकों की वे लचीली होती है, जबकि साहूकार क्या होते हैं? सख्त होते हैं। सही समय पर चुकाना होता है, नहीं चुकाते तो और ब्याज की दर बढ़ा दी जाती है। तो इस तरीके से साहूकार द्वारा जब ऋण वसूला जाता है तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी सख्त होती है। ब्याज की दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। जो भी बैंक अपनी जमाओं पर ब्याज प्रदान करते हैं उसकी दर का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक, जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, उसके द्वारा निर्धारित की जाती है। जबकि जो साहूकार है वह खुद तय करता है कि उसे कितनी प्रतिशत या कितने प्रतिशत ब्याज दर पर वह ऋण उपलब्ध कराएगा, और सामान्यतः जो दर होती है वह ऊंची होती है। बैंक की भूमिका, बैंक अपनी क्या भूमिका निभा रहे हैं? बैंक अपने वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत क्या भूमिका निभा रहे हैं? तो सबसे पहले वह जनता के बीच बचत की आदत को प्रोत्साहित करता है। यानी व्यक्ति एक अपनी बचत को अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा बचाकर रखता है ताकि वह बैंक में जमा हो सके, और इसके बदले में उनको क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो बैंक के माध्यम से लोगों में बचत की आदत पड़ती है, जो कि देश की उन्नति के लिए, आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। क्योंकि बैंक क्या करता है? लोगों की बचतों को आकर्षित करता है, अपने पास जमा करता है, उन पे ब्याज देता है, और जो राशि उनके पास जमा हुई है बैंक के पास उसे देश के विभिन्न कार्यों में लगाता है। तो वह जनता के बीच बचत की आदत को प्रोत्साहित करता है। जमाकर्ता तथा ऋणी के मध्य मध्यस्थ की भूमिका। बैंक व्यक्ति जिन्होंने अपनी बचत रखी है उनकी राशि को अपने यहाँ जमा करता है, और जिस व्यक्ति को उसकी आवश्यकता है उसे ऋण उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार वे जमाकर्ता और ऋणी जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, मतलब एक जमा करता है या बचत करता है, उसकी राशि उसके पास घर पे रखी है, कोई काम नहीं आ रही है, और एक व्यक्ति है जिसको ऋण की आवश्यकता है। अब वह अपनी राशि को उपयोग किस तरीके से करे? तो बैंकों के माध्यम से वह क्या कर सकता है? अपनी बचतों को अन्य व्यक्तियों को दे सकता है, और इससे क्या फायदा होता है कि उस बचतकर्ता को तो ब्याज मिलता है, और बैंक जो ऋण उपलब्ध करा रहा है उस ऋणकर्ता से ब्याज वसूलता है। तो जमाकर्ता और ऋणी के मध्य यह मध्यस्थ का कार्य करता है। चेक द्वारा धन की प्राप्ति तथा भुगतान, बैंक नगद के साथ साथ जो चेक है उससे भी धन की प्राप्ति करता है, यानी नगद स्वीकार करता है और उसका भुगतान भी करता है, और ऋण प्रदान करना यह भी उसका कार्य है। किसानों, लघु उद्योगों और बड़े औद्योगिक घरानों को साख प्रदान करके
देश का संतुलित आर्थिक विकास करना। यानी जो किसान है, निम्न वर्ग है, लघु उद्योग है और बड़े औद्योगिक संस्थान है, सभी को वह ऋण उपलब्ध कराता है। यह नहीं कि खाली बड़े बड़े जो संस्थान है उनको ऋण उपलब्ध करवा दिया तो इससे देश का आर्थिक विकास, संतुलित आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। तो वह सभी वर्गों को, किसानों को, लघु उद्योगों को, बड़े औद्योगिक घरानों को साथ प्रदान करता है, जो देश के संतुलित विकास में सहायता प्रदान करता है। अब बैंकों के प्रकार, बैंक कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला है केंद्रीय बैंक। जो भारतीय रिजर्व बैंक है वह हमारे देश का केंद्रीय बैंक कहलाता है। इसके अलावा होते हैं वाणिज्यिक बैंक, विकास विकास बैंक, सहकारी बैंक और विशिष्ट बैंक। वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं वह भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक है, हमने बैंकों के प्रकार देखे जिसमें केंद्रीय बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है। तो वाणिज्यिक बैंक भी 3 प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक और विदेशी बैंक। और जो सहकारी बैंक है उसमें प्राथमिक सहकारी समितियां आती है, राज्य सहकारी बैंक आते हैं और केंद्रीय सहकारी बैंक आते हैं। ये बैंकों के अलग अलग प्रकार हैं। तो सबसे पहला हमने देखा केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, जो कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक है। केंद्रीय बैंक किसी भी देश का सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो उस देश के अन्य बैंकों पर नियमन रखता है, नियंत्रण रखता है, उन्हें आदेश देता है कि वे किस तरीके से कार्य करेंगे, नियमों और कानूनों को बनाता है जिसकी पालना अन्य बैंकों के द्वारा की जाती है। तो देश की बैंकिंग प्रणाली का नियमन तथा निर्देशन प्रदान करने वाले बैंक केंद्रीय बैंक कहलाते हैं। यानी वह बैंक जो देश की संपूर्ण जो बैंकिंग प्रणाली है उसे रेगुलेट करता है, उसे नियंत्रित करता है, तो उस बैंक को केंद्रीय बैंक कहते हैं। यह बैंक सामान्य जनता के साथ व्यवहार नहीं करते हैं, यानी आम जनता के साथ यह कुछ भी लेन देन नहीं करता कि हम लोग जाके भारतीय रिजर्व बैंक में जाके पैसा जमा करा दे, वहां से उधार ले ले। तो नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक आम जनता के साथ व्यवहार नहीं करता, बल्कि वह जो अन्य बैंक है, जो वाणिज्यिक बैंक है या विभिन्न प्रकार के जो बैंक है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उन्हें ऋण प्रदान करता है ताकि वह आगे आम जनता को पहुंच सके। और यदि बैंकों के पास कोई जमा अधिक आ गई है तो वह अपनी जमाएं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करा सकते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक आम जनता के साथ व्यवहार नहीं करती है। यह जो बैंक है अन्य बैंकों की आवश्यकताओं को पूरा करती है और यह सरकारी बैंकर के रूप में भी कार्य करते हैं। यानी सरकार के बैंक के रूप में सरकार की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का कार्य भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। यह आवश्यकता पड़ने पर बैंकों को धन प्रदान करते हैं, यानी जो अन्य बैंक हैं उन्हें कभी आवश्यकता पड़ती है तो वह भारतीय रिजर्व बैंक से धन ले सकते हैं और कोई समस्या आने पर उनका समाधान करते हैं और इन्हें बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। यदि बैंकों का बैंक, ये इसे केंद्रीय बैंक को जो विभिन्न प्रकार के बैंक है उनका बैंक कहा जाता है, यानी बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। यह एक इम्पॉर्टेंट है कि पूछा जाए कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। दूसरा हमने पढ़ा वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक, जो आम जनता के साथ व्यवहार करते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक एक ऐसा बैंकिंग संस्थान है जो जनता से जमा धन स्वीकार करता है, यानी हम अपनी जो जमाएं हैं, बचत है, वह वाणिज्यिक बैंकों में जमा करते हैं तथा अपने ग्राहकों को अल्प अवधि के ऋण भी प्रदान करता है। अल्प अवधि के, वर्तमान में मध्यम और दीर्घ अवधि के ऋण भी इसके द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। तो वाणिज्यिक बैंक के जो प्रकार हैं उसमें सबसे पहला हमने देखा था सार्वजनिक बैंक। तो जो विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक बैंक कार्य कर रहे हैं, जो आम जनता को ऋण उपलब्ध करवाते हैं, उनकी जमाएं स्वीकार करते हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार के बैंकों को शामिल किया गया है, जिसमें सबसे पहला है सार्वजनिक बैंक। तो एक ऐसा बैंक जिनका अधिकांश भाग भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक का होता है, यानी एक ऐसा बैंक जिसका अधिकांश भाग किसके पास है, भारत सरकार के पास है या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, ऐसे बैंक को सार्वजनिक बैंक कहा जाता है। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, यह सभी सार्वजनिक बैंक के उदाहरण हैं। दूसरा होता है निजी बैंक। तो निजी क्षेत्र के बैंकों में अंश पूंजी का अधिकांश भाग निजी व्यक्तियों द्वारा अभिदत्त किया जाता है, यानी
जो निजी व्यक्तियों के अधिकार क्षेत्रों में रहते हैं उस बैंक को निजी बैंक कहा जाता है। तो ये बैंक सीमित दायित्व वाली कंपनियों के रूप में पंजीकृत होते हैं। इन्हें कैसे रजिस्टर्ड करवाया जाता है? सीमित दायित्व वाली जो कंपनी है उसके रूप में इन बैंकों की स्थापना होती है, रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे भारत ओवरसीज बैंक है, बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड, यह सब निजी बैंक के अंतर्गत आते हैं। विदेशी बैंक क्या होता है? इन बैंकों का मुख्यालय विदेश में होता है, यानी ऐसा बैंक जिनका मेन जो ऑफिस है, मुख्यालय है, वो विदेश में है, लेकिन वो अपनी शाखाएं क्या खोलते हैं? विभिन्न देशों में खोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के विदेशी बैंक हैं जिन्होंने अपनी शाखाएं यहाँ खोल रखी है, जबकि इनका मुख्यालय उनके अपने स्वयं के देश में होता है। तो तथा ये अपनी शाखाएं अन्य देशों में खोलते हैं, जैसे सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक। तो यह सब विदेशी बैंक के उदाहरण हैं। फिर तीसरा हमने बैंक का प्रकार पढ़ा विकास बैंक। विकास बैंक यानी जो देश में विभिन्न प्रकार के विकासशील कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है। यह मध्यम और दीर्घकालीन ऋण इसके द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं औद्योगिक विकास के लिए। तो व्यवसाय में मशीनों और उपकरणों को क्रय करना, जैसे कोई व्यवसायी है, उसे मशीन खरीदनी है, उपकरण खरीदनी है, भूमि खरीदना है, भवन खरीदना है, यानी किसी भी प्रकार की तकनीकों को इसको इस्तेमाल करना है और उसके लिए उसे पूंजी की आवश्यकता है, तो विकास बैंक के द्वारा उसे ऋण उपलब्ध करवाया जाता है कि आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करने हेतु उन्हें मध्यम व दीर्घ अवधि के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी व्यवसायी है उसे अपने विभिन्न कार्य करने के लिए मशीनों की आवश्यकता होती है, तकनीकी की आवश्यकता होती है। इसके लिए उसे या तो मध्यम या दीर्घ अवधि के ऋण की आवश्यकता होती है और यह सहायता विकास बैंक के द्वारा उपलब्ध की जाती है। जैसे कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, यह बैंक भारतीय उद्योगों को जो है मध्यम और दीर्घ अवधि के ऋण उपलब्ध करवाता है ताकि उनका विकास हो सके। फिर फोर्थ है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक एक ऐसी वित्तीय इकाई है जो उन लोगों द्वारा स्थापित की जाती है जिनका क्षेत्र एक है तथा समान हित रखते हैं। यानी एक ऐसा बैंक, ऐसे क्षेत्र में कार्य करने वाले बैंक जिनका जो महत्व है या हित है वे समान है, उनके द्वारा मिलकर जब एक बैंक की स्थापना की जाती है तो उसे सहकारी बैंक कहा जाता है। यह प्राय सहकारी समिति कानून के अंतर्गत एक समिति का गठन कर लेते हैं। सबसे पहले जो एक समान हित रखने वाले व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा अकेले जो है वह एक कार्य नहीं किया जा रहा, तो वो मिलकर क्या बना लेते हैं? एक समिति बना लेते हैं और फिर अपने कार्यों को करते हैं। तो इन समिति को सबसे पहले सहकारी समिति कानून के अंतर्गत उसे समिति के रूप में गठित करना होता है। जब यह सहकारी समितियां बैंकिंग व्यवसाय करने लग जाए, ये जो सहकारी समितियां स्थापित हुई है अपने कार्यों के लिए, अपने सदस्यों के सहयोग के लिए, लेकिन जब यह बैंकिंग कार्य करने लग जाए, यानी लोगों से जमाएं स्वीकार करने लग जाए, उन्हें ऋण देने लग जाए, तो फिर इन्हें सहकारी बैंक कहा जाता है। तो इसे सहकारी बैंक कहते हैं और इस हेतु उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस भी लेना होता है, क्योंकि इनकी स्थापना एक सहकारी समिति के रूप में हुई थी, लेकिन इसने विभिन्न प्रकार के बैंकिंग कार्य प्रारंभ कर लिए, इसीलिए इन्हें सहकारी बैंक कहते हैं। और इसके लिए बैंकिंग कार्यों को करने के लिए उसे भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस भी लेना पड़ता है। सहकारी बैंक तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है प्राथमिक साख समितियां। यह ग्राम और नगरीय स्तर पर गठित की जाती है, यानी गांवों में इसकी स्थापना की जाती है और यहाँ के जो सदस्य हैं वह मिलजुल कर क्या करते हैं? अपना कार्य करते हैं। तो यह गांव या नगरीय स्तर पर गठित की जाती है। इसके सदस्य ऋण लेने वाले और गैर ऋण लेने वाले दोनों होते हैं। कोई भी ऋण लेने वाले व्यक्ति भी इसके सदस्य हो सकते हैं या अन्य व्यक्ति भी इसके सदस्य हो सकते हैं और ग्रामीण स्तर पर या नगरीय स्तर पर इसकी स्थापना की जाती है। दूसरा होता है केंद्रीय सहकारी बैंक। तीन स्तर पे जो सहकारी समितियां होती है, प्राथमिक सहकारी समिति, केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक। तो सबसे निम्न स्तर पे होती है प्राथमिक सहकारी समिति, जो ग्रामीण स्तर पर या नगरीय स्तर पर स्थापित की जाती है, जबकि जो केंद्रीय सहकारी बैंक है ये जिला स्तर पर स्थापित किए जाते हैं और ये बैंक अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करते हैं। यानी जो उस जिले में जो गांव है उसमें जो प्राथमिक साख समितियां स्थापित की गई है, वे सभी प्राथमिक साख समितियां इसकी सदस्य होती हैं। यानी उस जिले में जितनी भी प्राथमिक साख समितियां हैं
वह केंद्रीय सहकारी बैंक की सदस्य होती है और वह केंद्रीय सहकारी बैंक अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो यह बैंक अपने सदस्य, अब सदस्य कौन है इसके, जो उस जिले की जो प्राथमिक साख समितियां हैं वह इसकी सदस्य हैं, उनको ये ऋण प्रदान करती हैं और यह प्राथमिक साख समितियों और राज्य सहकारी बैंकों के बीच कड़ी का कार्य करती है। क्योंकि मध्यम स्तर के बैंक हैं तो ये जो सबसे नीचे वाले जो प्राथमिक सहकारी समिति और जो उच्च स्तर के हैं राज्य सहकारी समिति, उनके मध्य मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं। जैसे कि हमने देखा, सबसे नीचे आती है प्राथमिक साख समितियां, फिर इसके ऊपर आती है केंद्रीय और फिर इसके ऊपर आती है राज्य स्तरीय। तो केंद्रीय जो सहकारी बैंक है ये प्राथमिक साख समितियों में और राज्य साख समितियों के मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, यानी इनसे ऋण लेते हैं और इनको ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो इन दोनों के मध्यस्थ के रूप में यह कार्य करते हैं। फिर जब सबसे जो उच्च स्तर पे होता है वह होता है राज्य सहकारी बैंक। यह शीर्ष सहकारी बैंक है, यह देश के सभी राज्यों में स्थापित होता है, ये राज्य स्तर पर कार्य करता है और इनसे जो धन है वह केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण लेने वालों तक पहुंचता है। यानी यह अपना ऋण केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक साख समितियों तक अपना धन पहुंचाते हैं, जिनके माध्यम से जो ऋण है वह विभिन्न व्यक्तियों तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से सहकारी बैंक की विभिन्न प्रकार की जो है व्यवस्था स्थापित की गई है। इसके अलावा कुछ विशिष्ट बैंक हैं, जो उस विशिष्ट बैंक जो जिस क्षेत्र के लिए स्थापित किए गए हैं उस क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलापों को करने के लिए इन बैंकों की स्थापना की गई है। तो विशिष्ट कार्य क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले व्यवसायों की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये बैंक स्थापित किए गए हैं और इन्हें विशिष्ट बैंक कहते हैं। जैसे कि एग्जिम बैंक है, तो एग्जिम बैंक आयात निर्यात बैंक इसे कहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक इसे कहा जाता है। यानी आयात निर्यात से संबंधित जो भी कार्यवाही है वह इस बैंक के द्वारा की जाती है। सिडबी जो लघु उद्योग विकास बैंक है, तो उद्योगों के विकास के लिए कार्य करता है। नाबार्ड ये कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। तो जिस क्षेत्र के लिए इनको स्थापित किया गया है उस क्षेत्र से संबंधित आवश्यकताओं के लिए इनकी स्थापना की गई है। इसमें सबसे पहला है एग्जिम बैंक, जिसे आयात निर्यात बैंक भी कहा जाता है। यह बैंक अंतरराष्ट्रीय बाजारों के विषय में सूचना प्रदान करता है, क्योंकि आयात निर्यात किया जा रहा है, एक देश से वस्तुएं खरीदी जा रही है, दूसरे देश को बेची जा रही है, तो जो अंतरराष्ट्रीय बाजार है उसकी सूचना इसके द्वारा प्रदान की जाती है और यह निर्यातकों तथा आयातकों को ऋण देता है तथा आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध कराता है। जो आयातक है, निर्यातक है, उन्हें ऋण की आवश्यकता है, तो आयात निर्यात से संबंधित जो भी कार्यवाही है वह आयात निर्यात बैंक के द्वारा की जाती है। दूसरा है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे सिडबी कहा जाता है। लघु औद्योगिक इकाइयों को, क्योंकि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है तो जो लघु औद्योगिक इकाइयां हैं उनको यह बैंक आसान शर्तों पर क्या देते हैं, ऋण देते हैं। उनका विकास करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन बैंकों के द्वारा उन्हें ऋण दिया जाता है। इसका उद्देश्य लघु उद्योगों का प्रसार करना तथा उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। जो लघु उद्योग है की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करना इस उद्योग का, इस बैंक का क्या है, कार्य होता है। फिर है कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक, यह नाबार्ड, जिसे नाबार्ड कहा जाता है, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसका फुल फॉर्म है कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने वाला यह एक शीर्ष बैंक है और यह अल्प तथा दीर्घ दोनों अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। ये जो बैंक है यह कृषि के क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्रों में जो उनकी आवश्यकता है उनको, उनके विकास के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता देता है और यह एक शीर्ष बैंक है जो अल्प तथा दीर्घ दोनों अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। यह भी एक शीर्ष बैंक है, आम जनता के साथ यह व्यवहार नहीं करता बल्कि इसके अंडर में जो अन्य बैंक है उनको ये ऋण उपलब्ध करवाता है और इसके माध्यम से वह ऋण कृषि क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक लोगों को पहुंचती है। तो आज हमने देखा कि बैंक क्या होता है और बैंकों के विभिन्न प्रकार क्या हैं, बैंक के कार्य क्या है और बैंकों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है, इसके बारे में हमने देखा। थैंक यू।